वो कार ही क्या जिसमें कोई हिस्ट्री ना हो या फिर ऐसी हिस्ट्री जिसमें हिटलर जैसे किरदार हो और वर्ल्ड वॉर का जमाना हो, सिर्फ एक कार से शुरुआत करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने तक का सफर तय किया हो, और वह भी उन परिस्थितियों में जब हिटलर के जाने के बाद यह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। आज हम एक ऐसे आइकॉनिक कार की रोमांचक यात्रा पर नजर डालेंगे जिसने इतिहास में अपनी एक अमीर पहचान बना ली। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोक्सवैगन की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वोक्सवैगन बीटल की कहानी 1930 में शुरू होती है, जब जर्मनी के अंदर सोशल और पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन का वक्त चल रहा था। सर एडोल्फ हिटलर जो हाल ही में सत्ता में आ गए थे, और उन्होंने आते ही एक पीपल्स कार की कल्पना की थी। एक ऐसी फैमिली कार जो पूरी की पूरी फैमिली को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सके, यानी कि यात्रा करवा सके। और ये एक ऐसा बोल्ड विजन था, वो भी ऐसे एक देश के लिए जहाँ पर किसी के पास कार होना एक लग्जरीनेस की पहचान थी, और जो वहाँ पर बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। 1933 में हिटलर ने फर्डिनांड पोर्श से मुलाकात की, जो कि एक ऑटोमोटिव इंजीनियर थे। पोर्श को वॉक्सवैगन डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसका अर्थ ये था कि वो है पीपल्स कार। उनका ये मकसद था कि एक ऐसी कार उनको बनानी थी कि जो सिंपल और बहुत ही ज्यादा सस्ती हो और अफोर्डेबल हो वहाँ के लोगों के लिए। 1938 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो चुका था, और इस गाड़ी को यानी कि इस पर्टिकुलर कार को आधिकारिक रूप से स्पार्क्ड केडियम वैगन नाम दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेंथ थ्रू जॉय कार। हालांकि जल्द ही इसको वॉक्सवैगन बीटल के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन ये सिर्फ कार नहीं थी बल्कि नाजी प्रोपेगेंडा का सिंबल माना जाता था। इस कार की पहली फैक्ट्री को वुल्फबर्ग जर्मनी में बनाया गया था। यह फैक्ट्री उन बीटल कार्स की प्रोडक्शन के लिए बनाई गई थी। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के आउटब्रेक के बाद प्रोडक्शन मिलिट्री व्हीकल पर शिफ्ट हो गई थी, और यहीं से बीटल की कहानी होल्ड पर चली गई थी। युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो जर्मनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, यानी कि तबाह हो चुकी थी, और वॉक्सवैगन फैक्ट्री का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में चला गया था। लेकिन यहाँ पर आता है एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जिसका नाम था इवान हिस्ट, जिसकी विजन और डिटर्मिनेशन ने बीटल को बचा लिया। हिस्ट ने फैक्ट्री के पोटेंशियल को पहचान लिया और बीटल को जर्मनी इकोनॉमी को फिर से बनाने का एक साधन के रूप में देख लिया। हिस्ट के गाइडेंस पर फैक्ट्री के प्रोडक्शन को फिर से शुरू किया गया, और 1946 आते आते वॉक्सवैगन हर महीने 1000 से भी ज्यादा गाड़ियों का प्रोडक्शन करने लगा। यह बीटल गाड़ी की एसएस से उठने की पहली पहल मानी जाती थी। यह कार अपने राउंड शेप और 1.6 लीटर का 4 सिलेंडर एयर कूल्ड रियर माउंटेड इंजन आता था, और इसका इंजन केस मैग्नीशियम एलॉय का बना हुआ होता था। और ये गाड़ी पब्लिक के इमेजिनेशन को कैप्चर करने लगी थी। ये बहुत ही ज्यादा उस टाइम पर रिलायबल, इकोनॉमिकल और रोड पर चढ़ने वाली अन्य गाड़ियों से बहुत ही अलग दिखा करती थी, और शो में भी बहुत अच्छी दिखती थी, और चलाने में भी ये बहुत स्मूथ थी। इसका इंजन भी बहुत अच्छा था। 1949 आते आते इस गाड़ी का यानी कि बीटल का इंपोर्ट शुरू हो गया था। सबसे पहले इसकी पहल होती है यूरोप से, उसके बाद ये जाता है यूनाइटेड स्टेट। कार के डिजाइन और इसके अफोर्डेबिलिटी ने इसको बहुत ही ज्यादा हिट बना दिया अन्य कंट्रीज में भी। खासकर यूथ के बीच अगर देखा जाए तो यह गाड़ी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, और ये एक कल्चरल आइकॉन के रूप में देखी जाने लगी थी। 1960 का दशक बीटल के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हुआ। ये काउंटर कल्चरल मूवमेंट का एक सिंबल बन गया। ये हिप्पीज और युवाओं के प्रति बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था, जिन्होंने इसे एरा के कंफर्म के खिलाफ एक स्टेटमेंट के रूप में देखा। बीटल की कार को अगर देखा जाए तो वो खुद में एक पर्सनैलिटी थी। 1968 में बीटल की स्टारडम और भी ज्यादा ऊपर चली गई थी, जब डिज्नी की एक मूवी द लव बग रिलीज होती है। इस फिल्म के अंदर बीटल नाम का एक हर्बीज था, जिसका अपना एक माइंड था जो कि हर रेस जीतने में माहिर था, और ये मूवी एक इंस्टेंट हिट साबित हुई। और उस समय के बाद बीटल का एक पॉपुलर कल्चर बन गया था, जो कि एक आइकॉन के रूप में देखा जाने लगा था। 1960 के बाद बीटल में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले। वॉक्सवैगन ने अपने कार को लगातार रिफाइन किया, जैसे कि इंजन को थोड़ा और लार्जर किया गया, सस्पेंशन को और बेहतर बनाया गया। इनके अलावा और भी बहुत सारे बदलाव लाए गए, जो कि कस्टमर की कंफर्टेबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। इन सारे के सारे बदलाव के बावजूद भी इसका जो बेसिक डिजाइन था वो राउंड शेप वाला, वो हमेशा से बरकरार रहा, जो कि हर किसी को पसंद आता था। द स्ट्रगल ऑफ 70s एंड दैट टाइम्स स्ट्रगल एंड चैलेंजेस। हालांकि 70 के दशक आते आते इसके लिए नए नए चैलेंजेस आ गए थे, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर नए नए तब्दीली आने लगी थी, और वॉक्सवैगन बीटल की कंपटीशन भी बढ़ रही थी, और इसके कॉम्पिटिटर्स की संख्या भी। इन सारे नए नए कॉम्पिटिशन को देख के सबको ऐसा लग रहा था कि बीटल के दिन अब खत्म होने वाले हैं, लेकिन बीटल आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। इसके अलावा वॉक्सवैगन ने हमेशा से इनोवेट करना जारी रखा, और 1971 में सुपर बीटल को इंट्रोड्यूस किया गया। इस मॉडल के अंदर लार्जर फ्रंट ट्रंक और पहले से भी ज्यादा अच्छे सस्पेंशन लाए गए। ये सब चेंजेस इसको अधिक कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल बना रही थी, जो कि लोगों को और भी ज्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन लोगों को तो ये पसंद आ रही थी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी इसकी सेल्स लगातार डिक्लाइन हो रही थी, यानी कि नीचे की तरफ आ रही थी। इसका ग्राफ अगर आप देखो 1970 के बाद, तो लगातार इसमें गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर खुद ही देख सकते हो। 1978 तक अगर देखा जाए तो वॉक्सवैगन बीटल की प्रोडक्शन जर्मनी में बहुत ही कम हो चुकी थी, यानी कि वो जीरो पर आ गई थी। फिर भी दुनिया के अलग अलग
अलग कंट्रीज में इसकी खरीदी और बिक्री चल रही थी। इनका प्रोडक्शन मेक्सिको और ब्राजील जैसे देशों में जारी रहा, जहां पर ये कार अपनी सिंप्लिसिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए वहां पर ट्रेंड में बनी रही। जब ऐसा लगने लगा, यानी कि जब ऐसा सब लोग सोच रहे थे कि बीटल की कहानी अब यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, उसी टाइम पर वॉक्सवैगन ने रिमार्केबल कमबैक कर दिया। 1998 में वॉक्सवैगन ने नया बीटल इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर, जो कि क्लासिक डिजाइन का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था, और इस नए बीटल ने अपने आइकॉनिक सेल को वापस से रिटेन किया, लेकिन मॉडर्न एमिशंस और फ्रंट व्हील ड्राइव को भी इनिशिएट किया। और ये नया बीटल इंस्टेंट हिट साबित हुआ। इसने पुराने बायर्स के साथ साथ यंग जनरेशन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और यहाँ तक कि इसने नए जनरेशन को भी अपना दीवाना बनाना शुरू कर दिया। कार के वाइब्रेंट डिजाइन और इसके अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन ने इसको फिर से हिट साबित कर दिया। न्यू बीटल की बहुत सारी अपीयरेंसेस पॉप कल्चर और नई नई मूवीज में भी दिखाई दी, जिसकी वजह से ये यंग जनरेशन के बीच और भी ज्यादा पॉपुलर होते गया, और इसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए इसकी सेल्स भी अधिक बढ़ गई थी पहले से। लेकिन न्यू बीटल की सक्सेस के साथ ये तो सीधी सी बात है ना, नेचर का रोल है कि हर अच्छी चीज का कभी ना कभी अंत हुआ करता है, और यही सेम टू सेम होता है वॉक्सवैगन बीटल के साथ ही। 2010 तक इसकी सेल्स पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुकी थी, यानी कि जीरो पे आ चुकी थी, क्योंकि ऑटोमोटिव मार्केट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल और बहुत सारे नए नए एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और एक दुखद खबर 2019 में आई, जब वॉक्सवैगन ने इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया, यानी कि बीटल की प्रोडक्शन को बंद करने का फैसला लिया। फाइनली इसने 10 जुलाई 2019 को अपनी प्रोडक्शन लाइन को कट ऑफ कर दिया मेक्सिको में। ये इस कार के फैंस के लिए एक बिटर स्वीट मूवमेंट था, और ये एक आइकॉनिक जर्नी का अंत भी था, जो पिछले 8 या 10 दशकों से चल रहा था। बीटल की जर्नी को अगर देखा जाए तो ये हमेशा से स्मूथ नहीं रही थी। इस कार को कई सारे चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा था अपने टाइम पर। बीटल का एसोसिएशन नाजी जर्मनी और एडोल्फ हिटलर के रिजाइन के साथ इसकी हिस्ट्री के साथ साथ इसका एक डार्क चैप्टर है, और यही कनेक्शन इसके लिए कंट्रोवर्सीज का बहुत बड़ा सोर्स रहा है। इसको मिशंस के लिए बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया। बीटल की प्रोडक्शन तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसकी लेगेसी आज के टाइम पर भी जिंदा है। जैसे कि हम यहाँ पर फ्यूचर की ओर देखते हैं, बीटल की स्टोरी इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी और एक ड्यूरेबल अपीयरेंस की याद दिलाती है, जो सिर्फ लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मोड के अलावा बहुत अधिक था। तो ये थी वॉक्सवैगन बीटल की जर्नी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। सो दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।